सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेक्चरिंग मेडिकोस। सो जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी का। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस पैथोफिजियोलॉजी का, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन जनरल देख रहे थे, जनरल बेसिक्स इंट्रोडक्शन, जैसे कि एग्जैक्टली व्हाट डज पैथोफिजियोलॉजी मीन। उसके बाद फिर आपका और भी जो इसके रिलेटेड बेसिक टर्म्स थे कि पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम लोग डिकोड कर रहे हो तो पैथोफिजियोलॉजी, बाकी जो भी इसकी चीज़ें हैं कि किस चीज़ से बना हुआ है, बाकी इसके कुछ ब्रांचेस वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें, और कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह भी हम लोग उसमें जाने थे। तो जो हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है हमारा पैथोफिजियोलॉजी का, देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो हमारा ये है। आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपका दो एक हेडिंग दिया है, उसको आप चैप्टर मानिए, ठीक है। तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है, जो पैथोफिजियोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका सब्जेक्ट हुआ करता था, वैसे ही हमारा पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है, जिसका ये आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन, ठीक है। ये आपका चैप्टर का नेम है। उसमें हम लोग इस पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, और इसमें हम लोग जो ये हमारा, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बी फार्मा स्पेसिफिकली, तो आपको ये मिलेगा कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन का आपका उसमें जो फर्स्ट सब टॉपिक दिया है वो इंट्रोडक्शन है, आपका इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन। तो बेसिकली हम लोग यही इसमें देख रहे होंगे। डिफिनीशन तो मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बता दिया था पैथोफिजियोलॉजी के। बाकी जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, और कुछ एडवांस लेवल तक भी इसमें जाएंगे हम लोग। बाकी तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन, ठीक है, तो हम लोग उसमें देखेंगे एडाप्टेशन क्या होता है, सेल इंजरी क्या होती है, बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है सेल के, तो बेसिकली वो, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए क्या लिखा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल है, उसकी इंजरी वगैरह भी है। फिलहाल पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल आपको देखना है ना, तो हम लोग सेलुलर बेसिक के हिसाब से देखेंगे, बेसिक्स के हिसाब से, ठीक है, बेसिस। तो हमारा जो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है आपको पता है, ये दो टर्म का बना हुआ होता है, पैथोस प्लस फिजियोलॉजी, ठीक है। तो पैथोस में क्या होता है आपका, आप जनरली कॉज ऑफ डिजीज़, या बोल सकते हैं आप उसका स्टडी ऑफ डिजीज़ करते हैं, नेचर और फंक्शन ऑफ डिजीज़, ठीक है, मतलब कि उसका क्या फंक्शनल चेंजेस आए हैं उसमें। उसके बाद फिर आपका क्या नेचर है, क्या कॉज वगैरह है, उसे हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं। और फिजियोलॉजी उसका जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं या उसके ओवरऑल सेल में, ठीक है, तो उसको हम लोग देख रहे होते हैं उसमें। तो देखिए जो आपका सेलुलर बेसिक्स है, इसमें लोग फर्स्ट देखने वाले हैं सेल डिसफंक्शन क्या होता है। जब सेल डिसफंक्शन, कोई भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी हमारे बॉडी में कोई भी बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल कैंसरस सेल डेवलप हो रहा है, या फिर आपका कोई भी डिजीज़ हो रहा है, कोई भी चीज़ आपका कब होता है, जब होम्योस्टेसिस उसका बोल सकते हैं इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज़ है हमारी, देखिए कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में अगर जनरेट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल डिजीज़ वगैरह, तो वो हमारे यूनिट से स्टार्ट होता है, ठीक है। यूनिट मतलब क्या, हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो हमारा है वो हमारा सेल है, ठीक है। तो हमारा कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होगा हमारी बॉडी में, कोई भी डिसफंक्शन स्टार्ट होगा, तो पहले सेलुलर लेवल से वो स्टार्ट हो रहा होगा, उसके बाद वो आपका पूरे ऑर्गन सिस्टम पूरा या पूरे बॉडी पर में वो एक्सपोज कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे होंगे सेल डिसफंक्शन। तो देखिए सेल डिसफंक्शन क्या होता है, ये आपको जनरल सा पता है, डिस्टर्बेंस इन सेलुलर स्ट्रक्चर। जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए, या फिर स्ट्रक्चर में उसके डेवलप हो जाए, मतलब डिस्टर्बेंस, या फिर आपके फंक्शन में। तो जनरल सी बात है, चाहे अगर देखिए अगर कोई डिसबैलेंसी हुई, तो या फिर कोई डिसफंक्शन हुआ हमारे सेल में, तो या तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा या तो फिर इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट लीड्स टू द ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन, ठीक है। और विच अपेयर्स इन द क्लिनिकल एक्सप्रेशन वगैरह, ठीक है, वो हमारा क्लिनिकल एक्सप्रेशन वगैरह पे भी शो हो रहा होता है ओवरऑल, जो भी आप वहाँ पे जाके चेकअप वगैरह कराते हैं कि आपका एक्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रहा है, ठीक है। और दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई रुडोल्फ वार्शोव, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है सेल डिसफंक्शन का या डिसफंक्शन का ओवरऑल, ये हमारा दिया गया था बाई द रुडोल्फ वार्शोव, ठीक है। तो ये हमारा पैथोलॉजी के फादर भी हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फादर ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। ये आपके पैथोलॉजी के फादर भी हैं। इन द 19th सेंचुरी ये आपका ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट दिए थे। एज वी नो दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गन इंजरी दैट स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर एट द स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन इन सेल, मतलब कोई भी सेल है अगर उसमें कोई भी अल्टर होता है उसके, इवन इन द स्ट्रक्चरल इवन इन द फंक्शनल, ठीक है, तो उसके अगर स्ट्रक्चर या फंक्शन में अगर कोई भी अल्टरनेशन हो रहा है या फिर अल्टर कर रहा है उसका फिजियोलॉजिकल या फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसी अगर उसमें हो रही है, ठीक है, तो वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, वो हमारा सेल डिसफंक्शनिंग करेगा। दिस अल्टरनेशन लीड्स टू डिजीज, ये हमारा ओवरऑल डिजीज फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कुछ की पॉइंट्स की या फिर की कॉन्सेप्ट की बात करूँ अगर, तो देखिए नॉर्मल सेल हैव नैरो रेंज ऑफ डिफाइंड फंक्शन और वर्क इन स्टेडी स्टेट और कॉन्स्टेंट स्टेट, दैट स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। देखिए मैं आपको बता दूं होम्योस्टेसिस एग्जैक्टली होता क्या है। जो ये ऊपर लिखा था उसको अभी आप फिलहाल अपने माइंड से डिलीट करिए, मैं आपको ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भी बनाता हूँ। पहले आप ये समझिए कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। इसमें यार कुछ नया नहीं है, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप HAP फर्स्ट में पढ़े थे, आप क्लास अराउंड 9, 10, 11, 12 सब में पढ़े हुए आ रहे हैं इसको।
तो होम्योस्टेसिस कुछ नहीं है, होम्योस्टेसिस को अगर हम डिकोड करते हैं तो होम्यो मतलब क्या हो गया आपका कांस्टेंट, स्टेटिस मतलब स्टेट। तो अगर हम होम्योस्टेसिस को ओवरऑल अगर समझें तो होम्योस्टेसिस क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस आ रहा है वो उसके कारण अगर हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाता है उसके कारण, एक्सटर्नल के कारण। तो जो ओवरऑल एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट ओवरऑल बैलेंस फॉर्म करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी अगर सिस्टम है, हर सिस्टम का, हर सेल का ओवरऑल एक इसका रेंज होता है। जैसे कि हमारे स्किन का फॉर एग्जांपल पीएच रेंज की बात करें तो 4 to आपका 5 या 8 तक होता है, 4 to 8 स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा एसिडिक होता है हमारा स्किन, ठीक है। और उसके बाद बाकी यूरिन का पीएच होता है, आपके स्टमक का पीएच होता है, आपके हार्ट का रिदम जो है बीट्स पर सेकेंड या सॉरी बीट्स पर मिनट जैसे आपका 72 बीट्स पर मिनट आपका एवरेज होता है। और उसके बाद फिर आपका ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं उसका एक फिक्स रेंज होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो उससे क्या आपको पता चलता है कि अगर वो रेंज अगर अल्टर कर रहा है किसी भी कारण से, बाय द फिजिकल, बाय द लाइक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के द्वारा, कोई भी अगर इसके मीन में चेंजेस आ रहा है तो उसको जो रिवर्स करके फिर से आपको उसी रेंज में ला देता है, वही प्रोसेस हमारा होम्योस्टेसिस कहलाता है, ठीक है। तो इट इज़ कांस्टेंट स्टेट, ठीक है। ये कांस्टेंट स्टेट होता है, इंटरनल फिजिकल केमिकल वगैरह कंडीशन मेंटेन बाय द लिविंग सिस्टम। ये हमारा लिविंग सिस्टम के द्वारा आपका ओवरऑल हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा होता है, और ये केवल लिविंग बॉडी में ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेट्स सी बैलेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि हमारा हम लोग जो इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बैलेंसेस होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा होता है, क्योंकि ये इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। होम्योस्टेसिस हमेशा इंटरनल इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। आप नेचर को तो नहीं चेंज कर देंगे ना। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब क्या, अगर आपका फॉर एग्जांपल बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गया है फॉर एग्जांपल बाय द समर, ठीक है, अगर कोई भी टेम्परेचर आपके रूम में या फिर आपके इन्वायरमेंट का अगर आप ओवरऑल आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को नहीं ना चेंज कर सकते। जो ठीक है, जो आपके कंट्रोल में उसको आप कर जाओगे। जैसे कि है फॉर एग्जांपल अगर आप धूप में है, ठीक है, तो आप अंदर आ गए, घर वगैरह में आ गए, एसी वगैरह में आ गए, कूलर में आ गए, तो ठीक है, ये तो आपका आपके बस में था तब ना आप इसको चेंज कर पाएँ। अब ये है कि अगर गर्मी इतनी पड़ी है आपके छत वगैरह से भी मतलब कि तपन आ रही है रूम तक, ओवरऑल डजेंट मैटर दैट एसी वगैरह में आप है, कूलर वगैरह में, तो जो आपके अंदर जैसे कि जो भी आपका इन्वायरमेंटल चेंज है, जैसे कि सन को आप हटा नहीं सकते। आप अगर आपके रूम में भी गर्मी अगर आ रही है एनी हाउ, तो आप उसको भी तो मतलब नहीं ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके बस में उसको तो छोड़िए, बाकी आप ओवरऑल इसको तो नहीं कर सकते कि हाँ मैं सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज कर डालूंगा अपने हिसाब से। तो ओवरऑल ऐसा नहीं होता है, आप हमेशा इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे होते हो अपने बॉडी के, ठीक है। जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे अगर मैं बता रहा हूँ अगर समर का या फिर ओवरऑल आपका टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो गया है तो आपको क्या होगा, आपको स्वीटनिंग होगी, ठीक है। स्वीटनिंग से क्या होगा कि आपका ओवरऑल जो आपका वाटर है वो आपके डिफ्यूज होके एनी हाउ आपके सरफेस पे आ जाता है। उससे फिर जो आपका एयर है वो कॉन्टेक्ट में आता है तो वो इवापोरेशन होता है तो उससे हमारा सरफेस कूल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है हमारा बॉडी का फॉर द कूलिंग ऑफ आवर सरफेस, ठीक है। अगर और फिर हम देख रहे होते हैं जैसे कि हमारा हार्ट रेट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख चल रहा हूँ हार्ट रेट, ठीक है, HR इसको हम लिख सकते हैं हार्ट रेट। आपको पता है कि जो हमारा हार्ट रेट है ओवरऑल अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो 60 to 80 होता है, ठीक है, 60 to 80। और ओवरऑल अगर मैं इसकी मीन की बात करूँ तो ओवरऑल 72 बीट्स पर मिनट जो आपका होता है, BPM मतलब बीट्स पर मिनट होता है। ये हमारा जो रेंज है 60 to 80 ये हमारा रेंज है। बाकी 72 BPM की हमारी ओवरऑल एक एवरेज मीन होता है हमारे हार्ट रेट का। और आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ यहाँ पे कि आपको पता है ना कि अगर मैं हार्ट रेट की बात करूँ, देखिए हम लोग इसमें एडेप्टेशन क्या होता है अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको पता है ना कि जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, तो हार्ट रेट डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आप किस टाइप के मैन हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इन जनरल हैं, जैसे कि कोई अगर जिम नहीं जा रहा है, एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर नहीं कर रहा है उतने एडवर्स टाइप का, या फिर स्ट्रेंथन अगर वो नहीं कर रहा है, कार्डियो वगैरह कुछ भी नहीं करता है, ठीक है, तो अगर ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसका जो रेंज होता है ओवरऑल, अगर मैं BPM की बात करूँ बीट्स पर मिनट की, तो वो 72 होता है एवरेज मैन का। लेकिन जो आपका जिम वगैरह जाते हैं ना उनका ओवरऑल 60 पे शिफ्ट हो जाता है, 60 to 62 के आसपास बीट्स पर मिनट। तो इससे क्या होगा, अब आप कहेंगे कि अरे यार लेकिन मैं तो सुना हूँ 72 बीट्स पर मिनट होता है हमारे हार्ट रेट हमारे बॉडी का, लेकिन ये 62 साल भी बता रहे हैं कैसे 62 या 60 के आसपास। तो ऐसा इसलिए होता है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे कि यही जो ओवरऑल है ना इसी को एडाप्टेशन बोलते हैं, और ये हमारा एडाप्टेशन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल ही हमारा होता है। और ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ एडाप्टेशन क्या होता है। जैसे कि हम लोग देखिए ओवरऑल जिम नहीं जाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी इन जनरल उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट है एनी हाउ, जितने भी इसमें कुछ भी फर्दर आपके डिजीज़ वगैरह अगर नहीं डिजीज़ फ्री भी है फिर भी कुछ कुछ रेजिस्टेंस तो है ही ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपकी बॉडी में होता ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला आदमी है, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ रेजिस्टेंस पैदा होता है, इसलिए ओवरऑल आपका 72 बीट्स पर मिनट ये आपका नॉर्मल होम्योस्टेसिस है। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो ये आपका मेंटेन करके 72 पे ला देता है, तो ये हमारा नॉर्मल रेंज है ऑफ द नॉर्मल पीपल। अगर मैं जिम वाले बंदे की बात करूँ
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो आपका सेल है, होम्योस्टेसिस भी आपका कई टाइप का होता है। जैसे होम्योस्टेसिस, ठीक है, जनरल पीपल के लिए होम्योस्टेसिस अलग होगा, और वही सेल अगर अडाप्ट कर जाती है तो उसके लिए होम्योस्टेसिस अलग होगा। जैसे हमारा नॉर्मल सेल है तो उसमें क्या होगा, उसका होम्योस्टेसिस करके आपके 72 BPM पे ला देगा। लेकिन अगर हमारा जिम वाला बंदा है तो उसका सेल क्या होगा, उसमें एक्सरसाइज डेली करते 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 ओवरऑल उसका सेल इतना अडाप्ट हो जाता है, ठीक है, कि वो अगर ओवरऑल कोई भी फॉर एग्जाम्पल कार्डियो वगैरह या फिर कोई भी एक्सरसाइज करता है, ठीक है, पुशअप वगैरह लगाता है, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, तो उसका सेल इतना अडाप्ट कर जाता है कि उसका मतलब कि एक लेवल तक फिक्स हो जाता है कि जैसे ये मान लीजिए 1 घंटे लगातार जिम कर रहे हैं, उसके बाद ही अगर वो कुछ और एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहा है तभी उसका मतलब हार्ट रेट इंक्रीज होगा। बाकी ये अराउंड बहुत ठीक है, अगर कोई भी अगर जिम वगैरह कर रहा है, ठीक है, मतलब 1 घंटे के अंदर जो उसका एवरेज रेंज आवर है, तो वो 60 से है तो 65 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका सेल ओवरऑल एडाप्ट कर चुका है, यहाँ पे इसका सेल यहाँ पे एडाप्टेशन हो चुका है, ठीक है। और इस सेल एडाप्टेशन से ओवरऑल क्या होगा कि हमारा जो होम्योस्टेसिस है जो इसका होगा वो आपका बढ़ता भी तो फिर 60 to 65 ला के रख देगा, ठीक है। और ये आपका रिवर्सिबल भी होता है, ये रिवर्सिबल भी होता है। अभी रिवर्सिबल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ एडाप्टेशन। देखिए ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कोई लड़का है, 2 लड़के हैं यहाँ पे, पहला वाला रनिंग करता है डेली 10 किलोमीटर, और दूसरा वाला क्या है कि कभी कभार बस सामान वामान लेने दुकान पे अगल बगल चला जाता है शॉप पे, और ये डेली का इनका वर्कआउट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए और बी ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे क्या लड़के समझ लीजिए, यहाँ पे ए वाला जो वर्कआउट नहीं करता है या फिर रनिंग स्पेसिफिकली नहीं करता है, ठीक है, और दूसरा वाला डेली 10 किलोमीटर के आसपास रन करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये अराउंड 1 km में जाते जाते इतने में जाते जाते कि इनका बीपी जो है, या फिर बीपी स्पेसिफिकली नहीं, हार्ट रेट जो है 100+ चला जाएगा ओवरऑल डेफिनेटली। और इनका क्या है, क्योंकि ये अपना डेली इतना वर्कआउट कर रहे हैं इसलिए इनका ओवरऑल 60 तक होगा, तो 65 तक मैक्स टू मैक्स जाएगा, ठीक है। और इसलिए इनका क्या होगा, सेल एडाप्ट कर चुका है इनका ओवरऑल, तो उससे क्या होगा कि आपका होम्योस्टेसिस भी हो रहा है, तो मतलब बढ़ता भी 70 तक भी जाता है तो 60 to 65 ला देगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये क्यों बार बार 60 to 65 बोल रहे हैं, जो विशाल भी हैं आपके, क्यों 60 to 65 बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि बॉडी की जो साइज होती है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हार्ट रेट के। मतलब बॉडी की साइज जितना ज़्यादा हार्ट रेट उतना कम। ये जो ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप 11-12 में पढ़े होंगे, कोई नीट वगैरह की प्रिपरेशन अगर किया है तो वो जानता होगा ये चीज़, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम विशाल मिश्रा, ठीक है, अगर विशाल कोई है फॉर एग्जांपल मी, ठीक है, तो मेरा हार्ट रेट कितना होगा, 72 BPM बीट्स पर मिनट। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई XYZ लड़का है, अगर ये जिम जाता है तो इसका हो जाएगा 60 to 62 मैक्स टू मैक्स इन जनरल कंडीशन। ये नहीं कि मतलब कि बहुत 100 किलोमीटर दौड़ दे रहे हैं तो इनका 60 पे ही रहने वाला, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो अगर जाता भी है 100 तक तो उसको आपका होम्योस्टेसिस से नीचे ला देगा। तो देखिए ये क्योंकि जिम करता है तो इनकी बॉडी, जिम वालों की बॉडी आपको पता है कि नॉर्मल जो बंदा होता है उससे ये डबल साइज़ के होते हैं, या फिर 1.5 या फिर 0.5 0.25 जो भी है, मतलब इनकी जिम वाली बंदों की साइज़ इन जनरल ज़्यादा होती है हम लोग से, ठीक है। इनकी अगर आपको ठीक है, मतलब कि ये नहीं कि मतलब कि आप 10 मिनट 20 मिनट वाले जिम वाले हैं, तो ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो 60-62 वाला बता रहा हूँ ये बढ़िया जिम ट्रेनर की बात कर रहा हूँ, फिर जो मतलब अच्छे घंटे 2 घंटे वर्कआउट कर रहे होते हैं डेली, ठीक है। ये नहीं कि केवल वहाँ पे एडमिशन करा लिया है जिम में बस जाते हैं मतलब स्टाइल वगैरह मारने, ठीक है। फोटो क्लिक करवाने वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एक्चुअल जिम वगैरह में जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इनकी बॉडी हमसे बड़ी होती है, इनका सेल्स हमसे बड़ा होता है, एनी हाउ, ठीक है, इनका सेल हमसे बड़ा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बताया कि हम इनकी बॉडी ज़्यादा है, बॉडी साइज़, तो इनका जो हार्ट रेट होगा वो कम होगा, क्योंकि देखिए इनकी बॉडी साइज़ अगर बड़ा है तो इनका हार्ट रेट कम होगा। अगर मेरा है तो ओवरऑल ये 72 के आसपास होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे है, अगर आप नेट पे सर्च करते हो तो आपको क्या मिलेगा कि जो एलिफेंट है और फॉर एग्जांपल ह्यूमन है और फॉर एग्जांपल एंट है, यहाँ पे एंट क्या, आप इसको माउस मान लीजिए, तो एलिफेंट का जो होगा वो 30 to 35 के लमसम होगा, इसके आसपास, ठीक है, इससे भी कम होगा, मुझको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है फिलहाल, ये मेरे नोट्स में, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ तक पहुँचता हूँ तो बताता हूँ। तो एलिफेंट की साइज़ इतनी बड़ी है इसलिए इनका हार्ट रेट एकदम कम है। ह्यूमन का बात करूँ तो आप बोल सकते हैं 60 to 100 के आसपास होता है एवरेज, मैं एवरेज मीन की बात कर रहा हूँ, एवरेज ओवरऑल, ठीक है। और माउस का होता है 300 से लेके 500 तक। इसमें क्या होता है, जब माउस पैदा होता है तो उसके टिल डे 1 तक आपका 300 होता है, उसके टिल 3rd डे और उसके बाद 10th तक, मतलब कि 3 से 10 दिन तक उसका ओवरऑल 350 होता है हार्ट रेट, उसके बाद फिर 500+ हो जाता है।
ठीक है, ये इनके ओवरऑल लाइफ टाइम का है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैं यार क्या बता रहा था, कहाँ तक आ गया। हम लोग बता क्या रहे थे, देखिए यहाँ पे हार्ट रेट हम लोग देख रहे थे। ठीक है, हार्ट रेट हम लोग देख रहे थे, इसका ओवरऑल सारी चीज़ें आपको पता है कि अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ता है तो 100 प्लस जाता है तो इसको ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। अगर हार्ट रेट हमारा कम जाता है, 60 से कम हो जाता है तो हमारा इसको ब्रेडिकार्डिया बोल रहे होते हैं। और हमारा देखिए स्ट्रेस हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, हमारा एनीमिया हमारा हार्ट रेट को बढ़ाता है, हमारा फीवर, अल्कोहल कंजप्शन, कैफीन वगैरह लेने से। कैफीन आपको पता है हमारे ब्रेन के सेल्स को, स्पेसिफिकली न्यूरॉन को या नर्वस सिस्टम को हमारे एक्साइट करते हैं, तो उससे हमारी नींद वगैरह उड़ जाती है। ठीक है, हम काफ़ी अटेंशन मोड में रहते हैं कि हमको, या जैसे आप देखते होंगे जितने एंटरप्रेन्योर वगैरह हैं या फिर जितने जॉब वगैरह करते हैं या फिर और जो पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, जिनको ये थोड़ा सा एप्लीकेबल चीज़ें वो करते हैं, अप्लाई करते हैं उसको, तो ये हाँ पढ़े तो सब है। कैफीन से हमारा मतलब कि एक्टिविटी ऑफ ब्रेन बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम वगैरह बढ़ते हैं, सर्कुलेशन ओवरऑल ऑफ द केमिकल्स वगैरह सब बढ़ जाते हैं। बट इसको इंप्लीमेंट कितने लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर अच्छा करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कैफीन पी के जिंदा रहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आप लेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है। ओवरऑल आप एक लिमिट में लीजिए, 1 कप कॉफ़ी पीजिए। अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल आपको नींद आ रही है, आपको अगर पढ़ाई करना है, ये एग्जाम है, तो 1 कप अगर आप लेके पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो ओवरऑल आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, नींद वगैरह नहीं आती है। और नींद तो गर्मी वगैरह चली रहा है तो भाई समझ ही सकते हो। ठीक है अगर हम बीपी की बात करें तो ये आपको पता है 120/80 होता है। 120 यहाँ पे सिस्टोलिक है, 80 आपका डायस्टोलिक है। ठीक है, mmHg मतलब मरकरी, सॉरी mm आपका हो गया मिलीमीटर, hg मतलब मरकरी होता है। और बीपी अगर ओवरऑल आपका ज़्यादा होता है तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर ये आपका 140/90 होता है और हाइपोटेंशन 100/70। ठीक है, बीपी आपका किसे किसे बढ़ता है मैं आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो आप चेकआउट करिए, उसमें आपको अच्छा कॉन्सेप्ट काफ़ी मिलेगा। तो उसमें आपको क्या पता चलेगा कि स्नोरिंग वगैरह हम लोग करते हैं, मतलब कि खर्राटा वगैरह लेते हैं, तो उसमें टेम्प्रोरी बीपी बढ़ती है हमारी। सोडियम अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा लेते हैं, नमक वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उनकी बीपी ज़्यादा होती है। आपको पता है कि जो गुस्सा वगैरह करते हैं उनकी बीपी ज़्यादा वगैरह बढ़ती है, तो जो ज़्यादा नमक खाते हैं उनका गुस्सा ज़्यादा होता है तो बीपी भी ज़्यादा होता है। अगर आप पोटेशियम ज़्यादा खाते हो तो आपका बीपी कम होगा। ओबेसिटी मतलब पेट वगैरह आपका ज़्यादा बाहर है, ठीक है, फैटी वगैरह हो आप तो आपका बीपी ज़्यादा होगा। कोलेस्ट्रॉल इंटेक ज़्यादा होगा तो बीपी भी ज़्यादा होगा ओवरऑल। अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग की, अब देखिए ओवरऑल में होम्योस्टेसिस की बात है, प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग इन इंटरनल इन्वायरमेंट और होम्योस्टेसिस अगेंस्ट द स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्टरेशन। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल क्या करना चाह रहा है, अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो मेंटेन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट सेम एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ओवरऑल मैं होम्योस्टेसिस आपको एक्सप्लेन कर ही चुका, उसी को शायद मैं 2 बार लिख दिया हूँ। ठीक है, तो नो वरीज अबाउट। और जो मेंटेन हमारा किससे ये करता है, ये फीडबैक सिस्टम से मेंटेन करता है। फीडबैक सिस्टम आपको पता है ये क्या होता है, ये फीडबैक सिस्टम ओवरऑल एक मैकेनिज्म है जिससे कि हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा होता है। फीडबैक सिस्टम आपके देखिए जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी का सिलेबस स्पेसिफिकली इस चैप्टर का, तो उसमें आप पहले आपका देखो, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर डिफिनीशन है, उसके बाद फिर आपका होम्योस्टेसिस है, उसके बाद आपका है शायद हाँ कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन का चल रहा है ऑफ द दिस चैप्टर। ठीक है, जो हमारा लेक्चर 1 था वो हमारा इंट्रोडक्शन था पैथोफिजियोलॉजी का और कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह के। ठीक है, तो जो हमारा फीडबैक सिस्टम है ये हमारा मैकेनिज्म है कि कैसे हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन या वर्क कर रहा होता है। ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हो गया, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हो गया। जो हमारा नेगेटिव वाला आता है वही एग्जैक्टली फॉलो कर रहा होता है हमारे होम्योस्टेसिस को, वही एक एग्जैक्ट बोल सकते हैं या फिर ट्रू आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। पॉजिटिव वाला तो उतना हमारे में नहीं पाया जाता है ओवरऑल, आप मतलब पाए जाने का मतलब ये है कि रेयर कंडीशन में होता है। ज़्यादातर हमारा जो मेंटेन करता है वो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कर रहा होता है। पानी वगैरह तो रखा नहीं हुआ यार इधर। देखिए अगर मैं बात करूँ फीडबैक सिस्टम की, तो फीडबैक सिस्टम आपको पता है ये मैकेनिज्म है कि हाउ आवर होम्योस्टेसिस वर्क। ठीक है, तो देखिए ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जो हमारा कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि आपका कोई ऐसा फैक्टर जो आपको स्टिमुलस दे रहा है जिससे कि आपका होम्योस्टेसिस डिसबैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर बढ़ेगा स्ट्रेस तो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इसको कम कर देगा। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फंक्शन है कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रेस वगैरह से हमारा अगर इंटरनल इन्वायरमेंट अगर बिगड़ रहा है तो हमारा जो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से बढ़ता है, ठीक है, आपका स्ट्रेस, तो हमारा जो नेगेटिव वाला रहेगा उसको डाउन कर देगा। और अगर हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है तो हमारा फीडबैक सिस्टम बढ़ा देगा। कम का क्या मतलब है कि अगर ओवरऑल बोल सकते हैं कि मैं ठंड की बात करूं, मैं पहले ऊपर की बात कर रहा हूँ, अगर हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है तो इसको कम करें। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका हार्मोनल का जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गया, बाकी कोई भी हार्मोन वगैरह अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं, या फिर कोई भी मैकेनिकल भी कुछ अगर होता है तो अगर वो बढ़ रहा है तो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम उसको कम कर देता है। अगर कोई चीज़ कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, ठंड में हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हमारा ये किसको भेजेगा, रिसेप्टर है हमारे बॉडी पे, ओवरऑल और बॉडी पे हमारे रिसेप्टर है, रिसेप्टर हमारा स्टिमुलस को रिसीव करेगा कि हाँ ठंड है हमारे अगल बगल, वो हमारा कंट्रोल सेंटर को भेजेगा। ये आपको कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम में बता रहा हूँ, ये आप होम्योस्टेसिस वगैरह में देख रहे होंगे, होम्योस्टेसिस और कंपोनेंट ऑफ
होम्योस्टेसिस या फिर कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम अगर आप देख रहे होगे, इसके बाद वाला लेक्चर वो होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हमारा फीडबैक सिस्टम है, हाँ तो मैं बता रहा था इसका कंपोनेंट्स कौन कौन होता है, आपका रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सिस्टम, फिर इफेक्टर वगैरह होता है, ठीक है। तो ओवरऑल करेगा क्या कि आपका स्ट्रेस अगर हमारी बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल अगर ठंड वगैरह पड़ रही है, तो हमारा जो रिसेप्टर है हमारे बॉडी का उसको रिसीव करेगा कि हाँ भाई ठंड वगैरह पड़ रही है, अब हमको आउटपुट चाहिए उसका, तो ये क्या करेगा, इनपुट लिया, उसके बाद हमारे कंट्रोल सेंटर मतलब ब्रेन के पास भेजेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, फिर ये आपका यहाँ से आउटपुट, मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे विंटर है, तो हमारा जो सेल है बॉडी का यहाँ पे रिसीव किया, ठीक है, इसका स्टिमुलस, ये स्टिमुलस हमारा विंटर है, ठीक है, ये हमारा सेल यहाँ पे रिसीव किया बाय द रिसेप्टर, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, ये रिसेप्टर से यहाँ से रिसीव किया, यहाँ पे गया इनपुट आपके सीएनएस के पास या फिर कंट्रोल सेंटर के पास, ठीक है, कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर हमारा आउटपुट भेजेगा, आउटपुट हमारे कहाँ पे, इफेक्टर पे। और ये कौन लेके जाता है, जो आपका रिसेप्टर से सीएनएस के पास, ये आपका एफरेंट नर्व्स लेके जाते हैं। और जो हमारा ये फिर आपका सीएनएस जो हमारा इफेक्टर लेके आता है, ये हमारा इफरेंट लेके आता है, इफरेंट नर्व सेल्स, ठीक है। तो हमारा इफेक्टर क्या होगा, इफेक्टर हमारा बॉडी ही होगा, वही पार्ट जो उसको इफेक्ट कर रहा होगा। जैसे कि हमारा बॉडी क्या करेगा, अब ये मैकेनिज्म क्या है, हमारा जो सीएनएस है वो हमारा लेके आएगा कि आपको सीवर करना है। जैसे ठंडी में आपको कपकपी होती है ना, जैसे जो हमारा शरीर कांपता है ठंडी में, ठंड से, तो वो हमारा बॉडी का एक मैकेनिज्म है, वो हमारा कांपना, कि जिससे कि हमारा बॉडी अगर लगातार सिवरिंग कर रहा है, तो सिवरिंग करने से क्या होगा, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होगा, रेजिस्टेंस जनरेट होगा, उससे हीट जनरेट होगा, और वो हीट क्या करेगा हमको ओवरऑल, ऐसा नहीं है कि अब ठंडी बार कांपते ही रहते हैं ना, वो 5-10 मिनट का प्रोसेस है, फिर उसके बाद जो हमारी हीट हो जाती है हमारी बॉडी, उसके बाद फिर आपका ओवरऑल मेंटेन हो जाता है होम्योस्टेसिस। इट इज़ द कॉन्सेप्ट जिसमें कि आप हमारा हाउ होम्योस्टेसिस वर्क्स इन द विंटर, ये हम बता रहे थे किसका, ये बातें चल रही थी भाई आपके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की, ठीक है। अगर ये कम होता है यहाँ पे, मतलब कि स्ट्रेस आपका, तो हमारा कैसे बढ़ाता है उसकी बात हो रही थी। बाकी आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि बर्थ, अगर चाइल्ड बर्थ की मैं बात करूँ, ये हम निगेटिव मतलब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मतलब इसका तो मैं टेम्परेचर वाला दिया ही, एक और दे देता हूँ आपको एग्जांपल, कि जैसे कि मेरा अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की बात करूँ, तो इसमें है क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर चाइल्ड बर्थ वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो अगर बेबी पास कर रहा है आपके ओवरऑल यूट्रस से, तो हमारा क्या होगा कि काफ़ी उस पर प्रेशर पड़ रहा होगा, उसके बाद फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर वो हमारे ब्रेन के पास मतलब सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम के पास हमारा भेजेगा, उसके बाद फिर वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। मतलब देखिए, जो हमारा यूट्रस का वॉल है या फिर सर्विस वगैरह है, ठीक है, तो उसमें से अगर बेबी पास हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ओवरऑल क्या होगा कि आपका स्ट्रेचिंग जो होगा उसका, फिर उस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे कंट्रोल सिस्टम के पास आपके मैसेज लेके जाएंगे कि हाँ स्ट्रेचिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है, तो उसका फिर आउटपुट आएगा हमारे कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कि आपको मतलब ऑक्सीटोसिन वो रिलीज करेगा, उससे क्या होगा, हमारा वाइडनिंग ऑफ यूट्रस होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होगा, वाइडनिंग ऑफ सर्विस होगा, तो उससे बेबी आपका आराम से पास हो जाता है, ठीक है। सो होप आपको समझ में आया होगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप उसको ऐसे लेक्चर्स को देख के चलेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा बनता हुआ चलेगा, ठीक है। मतलब एक एक टॉपिक को अगर इतने अच्छे से आप अगर समझ रहे होगे। सो अगर मैं बात करूँ, जो हमारा एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन कैन चेंज द फिजियोलॉजी और चेंज ऑफ द स्टडी स्टेट। मतलब स्टडी स्टेट मतलब क्या, स्टडी मतलब होता है कॉन्स्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट स्टेट होता है या फिर स्टडी स्टेट होता है, ये हमारा इसको कौन मतलब कि अल्टर करता है। एक हो गया एक्यूट कंडीशन, दूसरा हो गया क्रॉनिक। एक्यूट मतलब होता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए जो हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आप फीवर है आपको, तो वो एक्यूट कंडीशन है। क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक आपका एक पैरामीटर है जिससे हम मेज़र करते हैं कि एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि उसका कंडीशन क्या है हमारे डिजीज़ या फिर स्पेसिफिकली किसी इंजरी वगैरह का, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसी को एडाप्टेशन बोलते हैं। एडाप्टेशन मैं आपको बता ही दिया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि रिवर्सिबल, यहाँ पे सॉरी आप वहाँ पे मैं भूल गया बताना कि एडाप्टेशन रिवर्सिबल कैसे, मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी बॉडी है, फॉर एग्जांपल जो जिम वाले बंदे थे, ऐसा तो है नहीं कि अगर वो आज जिम कर रहे हैं तो फिर 10 साल बाद, मतलब अगर वो छोड़ दिए 1 साल बाद, तो फिर 10 साल बाद भी उनकी बॉडी उसी मेंटेन में रहेगी, तो वो फिर से आपका उनका हार्ट रेट जो आपका 72 पे आ जाएगा, ठीक है। 10 साल बाद अगर वो जिम छोड़, मतलब 1 साल करके 10 साल तक छोड़ देते हैं, तो फिर आप ही तक का मतलब उनका इक्विवेलेंट हो जाएंगे। वो जितना आप दौड़ सकते हैं उतना वो भी दौड़ सकते हैं, जितना वो वर्कआउट कर सकते हैं उतना आप भी, ठीक है। आदत छूटने से फिर आपका जो सेल अडाप्ट की थी वो फिर से रिवर्सिबल हो जाएगी, मतलब उसी कॉन्स्टेंट स्टेट पे आ जाएगी जैसे हम लोग का नॉर्मल मैन का होता है। सो अब आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। और जो हमारा शॉर्ट चेंजेस इन कंडीशन ऑफ सेल स्टेज, मतलब शॉर्ट चेंजेस इन या फिर कंडीशन ऑफ सेल स्टेज, मतलब मेंटेन बाय होम्योस्टेसिस फीडबैक सिस्टम। मतलब कि देखिए, जो आपका शॉर्ट चेंजेस होता है, जो एक्यूट चेंजेस होते हैं, मतलब कि देखिए मैं आपको एक्यूट और क्रॉनिक बताया, तो जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं या फिर एक्यूट होते हैं, जैसे जो
जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ गया बॉडी का तो उसको घटाना, घट गया तो उसको बढ़ाना, कोई भी हार्मोन वगैरह का इन्फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहा है तो उसको मेंटेन करना, तो वो जो शॉर्ट टर्म्स वाली चीज़ें हैं उसको हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा होता है बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। और जो हमारा लॉन्ग कंडीशन में आ गया, जैसे लॉन्ग इन कंडीशन या फिर लॉन्ग चेंजेस इन कंडीशन ऑफ सेल बाय द स्ट्रेस वगैरह, तो हमारा लीड टू एडाप्टेशन, मतलब वो हमारे एडाप्टेशन में चला जाता है। जैसे ये जो हम सेकंड वाली बात करें एडाप्टेशन की, तो हमारे एडाप्टेशन में कैसे आ जाता है, जो कि अगर आप कोई लगातार जिम वगैरह कर रहा है तो उसकी सेल अडाप्ट कर जाएंगी उस चीज़ों के लिए, तो वो ठीक है, वो जो एक बोल सकते हैं कि एक लिमिट तक जो आपका स्ट्रेस होता है वो हमारे सेल को अडाप्ट कर सकता है। अगर वो सीवियर में चला गया, फिर एक्सट्रीम में चला गया, तो हमारा क्या करेगा, सेल डैमेज, सेल डैमेज या फिर सेल इंजरी या फिर सेल डिसफंक्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर मैं नीचे बात करूँ, एक्सेसिव फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में फोर्स टू सेल टू मेंटेन ए न्यू कांस्टेंट स्टेडी स्टेट कॉल्ड एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होगा, आपको मैं बताया था, चेंजेस इन द सेलुलर और मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल आपका या फिर फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस या स्ट्रेस, वो रिवर्सिबल होता है, ये आपको बताया ही था मैं अभी। अगर हम लोग देखें, ये एग्जांपल मैं बता ही चुका हूँ, अगर मैंने कोई जिम वगैरह जा रहा है तो कार्डियो एक्सरसाइज अगर रेगुलरली कर रहा है तो उनका बीपी कितना हो जाता है, या फिर आपका ओवरऑल हार्ट रेट 60 के आसपास, ठीक है। इनका फिर बॉडी जो हमारा हेल्दी होता है, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन ये हमारा बड़ा होता है, इनसे हम मतलब हम लोग से इनका बड़ा होता है। और नॉर्मल मैन का अगर 72 होता है, जिम वाले का 60 होता है, ठीक है। तो ये सब आपको मैं बता ही चुका कि ओवरऑल हाउ सिस्टम वर्क्स हियर। तो मैं आपको बताया था कि जो हमारा बॉडी, अगर बॉडी की साइज़ बड़ी होगी तो हमारा हार्ट रेट कम होगा, हार्ट बीट, ठीक है। एलिफेंट का जैसे मैं आपको बताया था 30 के आसपास होता है। माउस का मैं आपको बताया, माउस का मैं आपको बताया था, मैन का बताया था आपको 60 to 100 के आसपास, मीन 72 होता है आपका। माउस का अगर हम लोग देखें तो ये एट बर्थ आपका 300 के आसपास होता है, आपका 3rd से 10th तक मतलब डेज में 360, उसके बाद 500 आपका 10 to 21 डेज। और ये सब आपको बता ही चुका मैं, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। अगर मैं थोड़ा सा नीचे देखूँ, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एडाप्टेशन आर ऑफ वेरियस टाइप्स। जो हमारे एडाप्टेशन होते हैं, मतलब एडाप्टेशन मतलब क्या, सेल में कोई फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसमें कुछ अच्छा मतलब देखिए इंजरी तो बाद में होगी ना, अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन आता है तो एडाप्टेशन एक अच्छी चीज़ है। एडाप्टेशन जो हमारी होती है वो एक बेस्ट थिंग है हमारे लिए, ठीक है। उसी से हम लोग इवॉल्व कर रहे होते हैं, उसी से हम लोग स्ट्रांग होते हैं। उसी एडाप्टेशन क्या है, हमारी जो मेमोरी, हम ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ते 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 हमारा न्यूरॉन डेवलप होता है, वही हमारा सेल एडाप्टेशन हो गया। हम जिम वगैरह जा रहे हैं तो हमारी बॉडी अडाप्ट हो जाती है, हमारी सेल वगैरह, मतलब कि एडाप्टेशन एक प्रोसेस है जिससे आप एक गुड वे की तरफ जाते हैं, ठीक है। और एडाप्टेशन आर ऑफ वेरियस टाइप्स, ये वेरियस टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट हो गया हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या, जो हमारे सेल का साइज इंक्रीज होता है, तो ये हो गया हाइपरट्रॉफी। और एट्रॉफी मतलब क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं बात करूँ हाइपरप्लेजिया की, ये जो प्लेजिया वर्ड है, और ये हाइपर तो आप कहोगे हाइपर मतलब ज़्यादा, प्लेजिया देखिए, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, आपका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। और वो नंबर ऑफ सेल्स ये नहीं कि कई सारे सेल्स आपके, ये होते हैं सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल। जैसे कि आप टिश्यू पढ़े होंगे, टिश्यू में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी सेल आप इकट्ठा कर लो ऐसे फिर आप उसको बोलो कि भाई वो टिश्यू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आपके टिश्यू होते हैं अलॉन्ग विद द इंट्रासेलुलर सबस्टेंस, ठीक है, या फिर इंटरसेलुलर सबस्टेंस स्पेसिफिकली। जैसे कि इंटरसेलुलर क्या होता है, इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर, जैसे कि आपका कई सारे सेल्स हो गए और ये सिमिलर सेल हैं, सिमिलर सेल्स हो गए, और ये आपका ये जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है इसको कंबाइन करेंगे तब ये टिश्यू होगा। ये नहीं कि कोई अब इतना बड़ा टिश्यू, इतना सारा सेल इकट्ठा कर लिए कहीं का, पता चला हर बॉडी पार्ट का, उसको बोलें आप टिश्यू है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि जो हमारा हाइपरप्लेजिया होता है उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, और वो कौन से सेल होते हैं, सिमिलर टाइप के। और मेटाप्लेजिया मतलब क्या होता है, चेंजेस इन द सेल टाइप, सेल टाइप में ही चेंज हो जाता है। और डिस्प्लेजिया मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल, ठीक है, इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो रहा होता है हमारे सेल का। टू मच एक्सरसाइज या स्ट्रेस जो होता है हमारे सेल इंजरी को कॉज करता है, आपको बताइए। नॉर्मल सेल अगर मिड और मॉडरेट, माइल्ड या मॉडरेट अगर स्ट्रेस वगैरह हो लेता है तो वो हमारा एडाप्टेशन करता है। अगर वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है या फिर सीवियर चला जाता है तो हमारा सेल इंजरी या सेल डेथ हो जाता है, इसको हम लोग सेल डिसफंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेस जो एक्सट्रीम स्ट्रेस है जो कि हमारा सेल इंजरी की तरफ जाता है। हाइपोक्सिया मतलब O2 का कंसंट्रेशन कम होता है तो उसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। जैसे देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ब्लड सप्लाई कम होगी तो आपका स्ट्रेस है एक, न्यूट्रिशन कम होगा तो आपका सेल इंजरी या फिर सेल डेथ हो जाएगा, ट्रॉमा हो जाएगा तो, ठीक है। ये जो हमारे हैं इस स्ट्रेस के एग्जांपल्स हैं। अगर मैं हाइपोक्सिया की स्पेसिफिकली बात करूँ तो हाइपोक्सिया हमारा क्या होता है, हाइपोक्सिया में O2 का कंसंट्रेशन कम होता है। एक हमारे बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, जैसे कि आप सुने होंगे कि कोई अगर काफ़ी हाई एटीट्यूड पे जा रहा है, जैसे कि वो काफ़ी पहाड़ वगैरह पे जा रहा है, तो उसका आप देखे होंगे कि वहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जैक्टली फील कराता हूँ कि सेल एडेप्टेशन है क्या। सेल एडेप्टेशन एग्जैक्टली है क्या, जैसे O2 का कंसंट्रेशन कम होता है एट एल्टीट्यूड्स वगैरह,
या फिर हाई एरिया पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो सेल है, जैसे कि आप चलेंगे ऊपर तो आपको छोटे छोटे फील होंगे, कोई कोई आप बॉडी के बोल सकते हैं ओवरऑल जो आपका झटका टाइप का होता है ना, वो कि आपको थोड़ा सा वॉमिटिंग होगा, थोड़ा सा सर भारी हो जाएगा, चेहरा वगैरह पूरा लाल हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन ओवरऑल हमारा सेल यहाँ पे अडेप्ट कैसे कर रहा है कि अगर कोई आपके एल्टीट्यूड वगैरह पे रह रहा है तो उसमें O2 कंसंट्रेशन कम है, ऊपर जितना जाओगे आपको O2 कम मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो हमारी सेल होती है वो कैसे अडेप्ट करती है, हमारे सेल मतलब आरबीसी जो, क्योंकि देखिए आपका दो चीज़ें हैं, अगर आपका आरबीसी जितना ज़्यादा होगा वो जितना उतना ज़्यादा O2 कैरी करेगा। अगर आपका O2 कम है तो अगर हम आरबीसी को बढ़ा दें तो हमारा ओवरऑल बोल सकते हैं कि मैनेज हो जाता है, ठीक है। O2 का कंसंट्रेशन कम है, अगर हम आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसी को बढ़ा दें तो ओवरऑल हमारा बोल सकते हैं कि मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखते होंगे कि हमारा जो ऊपर रहते हैं, ठीक है, तो उनका चेहरा काफ़ी रेड रेड होता है, बॉडी उनकी रेड रेड होती है, ठीक है, या रेड फिर ऑरेंज बोल सकते हैं उसको, तो स्पेसिफिकली रेड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ आरबीसी जो होती है वो वहाँ पे इंक्रीज इतनी कर जाती है कि ओवरऑल हमारे O2 को वो बैलेंस कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेल का अडेप्टेशन, ये हमारी एक मैकेनिज्म है जिससे कि हमारी बॉडी सेल अडेप्ट कर रही होती है ओवरऑल। स्ट्रेस जो होता है वो क्या क्या लीड कर सकता है, सेल अडेप्टेशन कर सकता है, सेल इंजरी भी कर सकता है, सेल डेथ भी कर सकता है। सेल इंजरी सेल डेथ तो आप बोल सकते हैं एक ही है, फिलहाल एक ही तो नहीं है बोल सकते हैं, क्योंकि जो सेल इंजरी है वो हमारा जो इंजरी हुआ है वो रिवर्सिबल हो सकता है, और लेकिन जो सेल डेथ है वो थोड़ी होगा, सेल डेथ हो गया तो काम खत्म वहीं पे। तो हमारा जो ये क्या क्या कॉज कर सकता है, ये हमारा जो स्ट्रेस है या फिर जो स्टिमुलस है वो हमारा क्या कर सकता है, सेल एडाप्टेशन करा सकता है, सेल इंजरी, सेल डेथ। और ये तो हमारा होता है इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट। देखिए मैं इसका 2 लेक्चर शूट करने वाला था, एक तो लेक्चर जो ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके, और एक ये हम लेक्चर यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे मैं लेक्चर 3rd शूट करने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको ओवरऑल इसी में कंप्लीट कर देते हैं। अराउंड 40 मिनट के पास वीडियो जाएगी बस, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसमें लोग क्या देख रहे होंगे, इसमें लोग फादर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, बाकी फादर्स देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट, और हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के ब्रांचेस देख रहे होंगे एग्जैक्टली कि टाइप्स या फिर ब्रांचेस कहाँ कहाँ की होती हैं, कैसे ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है पैथोफिजियोलॉजी, एक मॉर्फोलॉजिकल एक नॉन मॉर्फोलॉजिकल वगैरह, बाकी डिजीज़ क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, पेशेंट क्या होते हैं, मतलब लेसन्स वगैरह क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी कैजुअल फैक्टर है, फिर कॉज फैक्टर, पैथोजिनेसिस क्या होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, बाकी कुछ हम लोग फादर वगैरह के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब डिवीजन या फिर ब्रांचेस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, बस हो जाता है यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट अगला वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पैथोफिजियोलॉजी, पहले पैथोलॉजी क्या होता है आपको बताया था, स्टडी ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, वही कॉज करता है हमारा डिजीज। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या, पैथो मतलब कि फिर आपका जो हमारा स्टडी ऑफ डिजीज, पैथो मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज, फिर आप कॉज भी बोल सकते हैं, कॉज तो एग्जैक्टली इटियोलॉजी में आता है बट इसमें भी आ सकता है, कॉज ऑफ डिजीज, नेचर ऑफ डिजीज, तो ये सारी चीज़ें पैथोमैथी, फिजियोलॉजी का मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिर फिजियोलॉजिकल स्टडी हम लोग कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसको फिजियोलॉजी में बोलते हैं। फिजियोलॉजी आप पढ़े होंगे, फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़े हैं ना, तो फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, हम लोग फंक्शन की स्टडी करते हैं तो फिजियोलॉजी होता है। तो क्योंकि अब फंक्शन की स्टडी तो यहाँ करेंगे नहीं, आप तो यहाँ पे डिजीज़ की स्टडी करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी में, वही पैथो मतलब क्या, नेचर ऑफ डिजीज़, तो जो फिजियोलॉजिकल जो हम लोग डिजीज़ की स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर फिजियोलॉजिकल या फिर डिसऑर्डर्ड फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, डिसऑर्डर्ड फंक्शन किसी भी सेल का, कि ये होम्योस्टेसिस ब्रेकडाउन वगैरह कैसे किया है, तो वो हमारा ओवरऑल आता है पैथोफिजियोलॉजी में। कोई डिजीज़ का फॉर्म होगा, ठीक है, अगर हमारे होम्योस्टेसिस में डिस्टर्बेंस होगा तभी हमें डिजीज़ फॉर्म होता है, वो भी यूनिट लेवल पे, याद नहीं, सेल लेवल पे। और कंडीशन व्हेन पर्सन लॉस ऑफ कंफर्ट ड्यू टू द फिजियोकेमिकल अल्टरनेशन विद द बॉडी, ये हमारा करता है डिजीज़। यहाँ पे थोड़ा सा एरेज कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा क्या मैं समझा रहा हूँ। डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल कंडीशन ये है, व्हेन अ पर्सन लॉस कंफर्ट ड्यू टू द फिजियोकेमिकल अल्टरनेशन विद इन द बॉडी, ठीक है, तो वो डिजीज़ कहलाता है। मतलब डिजीज़ क्या है कि हमारे मतलब कि फिजियोलॉजिकल या फिजियोकेमिकल अल्टरनेशन होता है एग्जैक्टली हमारे होम्योस्टेसिस को अगर डिस्टर्ब करके वो कुछ आगे चला जाता है तो उसको लोग डिजीज़ बोल रहे होते हैं। हेल्थ क्या होता है, कंडीशन व्हेन अ पर्सन इज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू या फिर विद द सराउंडिंग, मतलब कि फीलिंग कंफर्ट ओवरऑल अगर कोई कर रहा है तो वो हेल्दी है। पेशेंट क्या होता है, सफरिंग बॉडी, सफरिंग मतलब पीड़ित होता है, पीड़ित हिंदी में कैसे लिखते हैं, चलिए यार ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कोई अगर पीड़ित है, ठीक है, तो वो पीड़ित मतलब सफरिंग होता है, ठीक है, तो मतलब कि कोई अगर पीड़ित बॉडी है या फिर पर्सन अफेक्टिंग विद द डिजीज है तो वो आपका पेशेंट है, ठीक है। लेसेंस क्या होता है, लेसेंस मतलब आप सुने होंगे जो हमारा थोड़ा सा दाग वाग या फिर टाइप का नहीं होता, बड़ा बड़ा आपके लेसेंस हमारे शरीर पे हो जाते हैं, लेसेंस मतलब ऐसे दाग टाइप का थोड़ा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, अदर कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन द सेल आर टिश्यू प्रोड्यूस्ड बाय द डिजीज, कोई भी डिजीज हो रही है हमारी स्किन डिजीज या फिर स्पेसिफिकली स्किन डिजीज में, या फिर कोई डिजीज होता है जैसे आप ओवरडोज वगैरह ड्रग का ले लेते हैं, देखते होंगे तो आप में लेसेंस वगैरह फॉर्म हो जाते हैं हमारे बॉडी पे, स्किन पे जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाग होते हैं ना उसको हम लोग लेसेंस बोलते हैं। डैमेज कॉज टू द पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द इंजरी और इलनेस, वाउंड जो हमारा होता है, वाउंड क्या होता है जानते हैं आप, चोट होता है ना, वो हमारा लेसेंस के सिनोनिमस है।
अगर मैं हिस्टोपैथोलॉजी की बात करूँ तो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का होता है, ये हमारा स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है इन द टिश्यू। हिस्टो मतलब होता है आपका टिश्यू, और पैथोलॉजी मतलब क्या आपको पता ही, पैथोलॉजी मतलब हम लोग स्टडी ऑफ डिजीज वगैरह कर रहे हैं, तो ओवरऑल हम लोग टिश्यू के डिजीज का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी होगा। कैजुअल फैक्टर मतलब कॉज फैक्टर होता है। ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेसन, मतलब कि कैजुअल फैक्टर मतलब क्या, कॉज फैक्टर जो कि एग्जैक्टली डिजीज को क्या क्या कॉज कर रहा है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल या कौन कौन सा कॉज कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लेसन मतलब जो हमारे लेसन्स वगैरह है, फिर बाउंड्स वगैरह हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इटियोलॉजी ऑफ डिजीज, इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज। तो अगर कॉज ऑफ डिजीज पढ़ते हैं तो उसको इटियोलॉजी बोलते हैं, ये एक टर्म है स्पेसिफिकली, आपको मैं बताया हूँ फर्स्ट वाले लेक्चर में, वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। इटियोलॉजी ऑफ डिजीज हमारा आता है कैजुअल फैक्टर में। वाई ऑफ डिजीज या फिर वाई ऑफ मतलब वाई डिजीज मतलब क्यों डिजीज ये आपका फॉर्म हो रहा है, ये हम लोग कैजुअल फैक्टर है आपका, और या मतलब क्या रीजंस वगैरह हैं उसके। पैथोजिनेसिस देखें तो पैथोजिनेसिस में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डिजीज पढ़ते हैं, मतलब हाउ कैसे एग्जैक्टली फॉर्म हुआ आपका डिजीज, ठीक है। अगर हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में देखें तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब ओवरऑल हमारा सिग्निफिकेंस क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी वगैरह पढ़ने का, डायग्नोसिस वगैरह करना, साइंस और सिम्टम को डिटेक्ट करना। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन एंड कॉम्प्लिकेशन। मैनिफेस्टेशन आपका होता है जो आपका बोल सकते हैं कि जो आपका साइन होता है, जैसे कि कोई भी आपको सिम्टम वगैरह है तो आपका जो फर्स्ट साइन वगैरह हो सकता है उसको आप बोल सकते हैं, मतलब कि जो आपका स्टार्ट हो गया आपका सिम्टम वगैरह शो करना, ठीक है, उस चीज़ों को मैनिफेस्टेशन वगैरह बोलते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह को ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन वगैरह के लिए हम लोग इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है हमारे पैथोफिजियोलॉजी का। अगर हम फादर ऑफ मेडिसिन देखें तो हिप्पोक्रेट सबको पता है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बात करें तो सर विलियम ऑस्लर। अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ पैथोलॉजी तो रुडोल्फ वर्चो, इसका आप नाम सुने भी होंगे इनके, सॉरी इनका, इसका नहीं, इनका रिस्पेक्टेड पर्सन है भाई, समझे। अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी की, फादर ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है, तो ये पॉल इनरिच, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे मैट्रिक लगा दे रहा हूँ, आपका स्टार बना दे रहा हूँ। जो हमारे पॉल इनरिच थे, इनको मैं इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ इन माई क्लास 11th। तो ये क्या क्या थे यार, ये हमारा कीमोथेरेपिस्ट थे, कीमोथेरेपी वगैरह इनको अच्छी आती थी। ये रिसेप्टर थियरी दिए थे। ये पैथोलॉजी जो है उसके कुछ मतलब कुछ टर्म्स वगैरह या फिर स्पेसिफिकली इसमें ये इन्वॉल्व थे। अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये तो आपको सबको पता है कि आपका कल आपका लैंडस्टीनर। अगर मैं सब डिवीज़न की बात करूँ, अगर मैं सब डिवीज़न की बात करूँ स्पेसिफिकली, सब डिवीज़न मतलब क्या, ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी क्या होता है, अगर मैं देखूं तो ये मेनली दो क्लासिफिकेशन इसका हुआ होता है, या फिर दो ब्रॉडली क्लासिफाइड ये होते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस, दूसरा होता है आपका नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजिकल एंड नॉन मॉर्फोलॉजिकल मीन। जो आपका मॉर्फोलॉजिकल होता है उसमें आप जनरली स्टडी कर रहे होते हो बाय द मीन ऑफ माइक्रोस्कोप, इसमें माइक्रोस्कोप इन्वॉल्व होता है जिससे कि हम लोग स्टडी ओवरऑल कर रहे होते हैं इसका। अगर आप नॉन मॉर्फोलॉजिकल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये आपका क्वांटिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव, या फिर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सेमी क्वालिटेटिव ये होते हैं। इसमें मे और मे नॉट बी यूज्ड होता है क्या, ये आपके माइक्रोस्कोप वगैरह, ठीक है। अगर मैं मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस की बात करूँ, ये इंक्लूड मेनली 3 होते हैं, मतलब क्या क्या, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हीमेटोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी आपको क्या पता है, पता ही होगा। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब होता है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, या फिर टिश्यू की हम लोग स्पेसिफिकली इसमें डिजीज पढ़ रहे होते हैं, या फिर जो आपके स्टडी जो हम लोग करते हैं जो कि चेंजेस होते हैं स्टडी में, सॉरी, इसमें हम लोग देखिए जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग एनाटॉमिक पैथोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम ओवरऑल लोग पढ़ रहे होते हैं टिश्यू डिजीज़ के बारे में, या फिर स्टडी करते हैं हम लोग चेंजेस की जो कि टिश्यू में होता है, अराइव हुआ होता है, और जो उसको डिजीज़ वगैरह फॉर्म करता है। अगर हम लोग साइटोपैथोलॉजी की बात करें तो इसमें स्टडी ऑफ चेंजेस इन सेल पढ़ते हैं हम लोग, और हीमेटोलॉजी आपको पता ही है, डिजीज़ ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारा नॉन मॉर्फोलॉजिकल है इसमें हम लोग क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सेमी क्वालिटेटिव वगैरह पढ़ते हैं। इसमें माइक्रोस्कोप आपका इन्वॉल्व होना नेसेसरी नहीं, हो भी सकता है, मे नॉट बी ऑल्सो। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है तो इसमें मेनली 6 इन्वॉल्व होते हैं, 6। आपका पहला हो गया क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें लोग एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड करते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, जिसमें लोग बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, किसकी, ब्लड की या फ्लूइड की। ब्लड किया तो होगी, या तो फ्लूइड्स क्या क्या हो सकती है, जैसे टीयर्स, सलाइवा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यूरिन वगैरह। अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें एनालिसिस ऑफ पैथोजन के बारे में पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। और मेडिकल जेनेटिक्स जो आपकी होती है उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में। जो मेडिकल जेनेटिक्स है उसमें लोग जेनेटिक वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, एज कम्पेयर टू द फ्रॉम आवर पेरेंट्स जीन। अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी की, तो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी क्या होती है, मॉलिक्यूलर अगर कोई बेसिस पे काम अगर या फिर स्टडी हो रही हो तो उसमें डीएनए जरूर इन्वॉल्व होता है। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस अगर आप लोग पढ़े हो क्लास किस में था, 11th या 12th में था, ठीक है, शायद 11th में या 12th में किसी में था, मतलब था तो इसी में 11th 12th में, या 11th में था या 12th में, शायद शायद ये 11th में था, ठीक है, मे बी। तो लोग मॉलिक्यूलर जहाँ पे इन्वॉल्व होता है वहाँ पे आपका डीएनए जरूर होता है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा हमारे बॉडी में।
और अगर हम पैथोलॉजी मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल जो हमारा होता है, डीएनए लेवल, ठीक है। एनालिसिस कैन बी डिजीज, एनालिसिस कैन बी ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज के हम लोग एनालिसिस करते हैं, और कैन बी हेरिटेड, जो हमारे डिजीज होती है वो इनहेरिटेड भी हो सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा हेरिडिटरी भी होता है, मतलब हमारा ओवरऑल पेरेंट्स से हमारे ट्रांसफर भी हो रहा होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है हेरिडिटी, या फिर फिजिकल मेंटल जो क्वालिटीज़ होती है वो पेरेंट्स से चाइल्ड में जाती है, ठीक है। ये 6 होते हैं, मैं आपको बता ही चुका। कौन से, ये जो आपके नॉन मॉर्फोलॉजिकल थे, ठीक है। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। बाकी आपको थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट आप इसको आई होप आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट या फिर काफ़ी कुछ सीखने को उसमें मिला होगा ज़रूर से। आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग यार। और अगर आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, तो डेफिनेटली वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और देखिए लाइक करने से कुछ होता नहीं, बट आई फील मोटिवेटेड, ठीक है। और उसके बाद आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाता है, हैंडल है नर्चरिंग मेडिकोस, मैं स्पेलिंग ले देता हूँ अपने चैनल का, आप चैनल पे चेकआउट भी कर सकते हैं, NURTURING और फिर मेडिकोस, ठीक है। ये हमारा हैंडल है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन करिए, नोट्स डाउनलोड करिए, पढ़ाई वगैरह करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, सपोर्ट बनाई रखिए, ठीक है। सो टेक केयर।